मैंने 7 चीफ मिनिस्टरों की कैबिनेट में काम किया है। अगर हम उन्हीं की बात करें, किससे ज़्यादा प्रभावित रहे आप? मनोहर लाल खट्टर साहब का आप जिक्र कर रहे थे, आप ही के कुछ साथी उस वक्त उनका आप कहें कि दबे लहजे में विरोध करते थे, लेकिन आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो 2019 में जब चुनाव आए तो आपकी टिकट कैसे कटी? आपको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राव नरबीर जो हैं ये गुरुग्राम के बेताज बादशाह हैं। गुरुग्राम से जो खबरें सुर्खियां बनाती हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के वहाँ पे फ्लैट बिकते हैं, बावजूद इसके जब ये बारिशों का मौसम आता है तो सड़कें जो हैं वो आपकी नदी में तब्दील हो जाती हैं। अभी आप रिलायंस के वहाँ भी गए थे, बनतारा, उधर भी आप देख कर आए, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? मेरा तो नज़रिया ही अंबानी जी के प्रति बदल गया कि वो निःशुल्क, तो उनके बेटे छोटे वाले अनंत अंबानी जी, उन्होंने वो कोरोना के समय में रेस्क्यू सेंटर बनाया, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। मैं ये कहूँ कि हमारी वो सुविधाएं यहाँ शायद मेडिसिटी गुड़गांव में आदमियों के लिए ना हो जो उन्होंने पशु पक्षियों के लिए वहाँ जामनगर में दी है। उनका मैस हमारे घर के मैस से अच्छा है, उनकी खाना खुराक इतने अच्छे हैं कि उनके देसी घी के लड्डू जो हाथियों खिलाते मैं भी खा खाया, नायब सैनी जी ने भी खाया, मनोहर लाल जी ने भी खाया। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। ये है चक्रव्यूह, मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज चक्रव्यूह के घेरे में वो शख्स हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बिल्कुल ठीक समझे, आज हमारे साथ हैं राव नरबीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 18 में, हमारे इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में। तो बहुत दिनों के बाद आपसे चक्रव्यूह में भेंट हो रही है। वैसे तो आमतौर पर हम मिलते रहते हैं, आपके इंटरव्यू भी होते रहते हैं जी। हम मुकेश जी, आपने मौका ही बहुत दिन के बाद दिया। नहीं, आप लगातार जब भी हम बुलाते हैं आप आते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से कार्यक्रम के शुरू में ही आपका शुक्रिया करते हैं और स्वागत करते हैं। हाँ, शुक्रिया आपका। राव साहब, आज का जो ये चक्रव्यूह है थोड़ा सा हम अलग करेंगे। आज इस चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में अधिक से अधिक हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति के वो स्तंभ हैं जो राजनीति को इधर से उधर करने में सक्षम है। शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? नहीं, शुरुआत मेरा जन्म गुड़गांव में, एक बहरामपुर गांव है गुड़गांव से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। फिर वहीं स्कूल में पढ़े और फिर नैनीताल पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद बोर्ड से की। नैनीताल में कहाँ पढ़ते थे? बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में। उसका बोर्ड भी इलाहाबाद बोर्ड होता था, यूपी का ना। अब तो उत्तराखंड बन गया, उस समय यूपी होता था। फिर यहाँ आया और हमारे दादाजी बूढ़पुर में रहते थे। बूढ़पुर में जन्म, हमारे परदादा वजीर होते थे नालागढ़ स्टेट, जो आजकल बद्दी है, इसमें राव रामजी लाल जी वजीर होते थे। तब ये हिमाचल नहीं बना था? तब हिमाचल नहीं बना था, ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारा रेवाड़ी तहसील थी और बूढ़पुर गांव था और ज़िला गुड़गांव था शायद। तो हमारे दादा सेंट स्टीफन से उन्होंने लोग ग्रेजुएट हुए और यहाँ वकालत शुरू की। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लोग आते थे। उस टाइम फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव एक ज़िला होता था। तो वहीं कोर्ट होता, जो पुरानी कचहरी हम बोलते, अब तो नहीं बन गई। तो वहीं पड़ोस में मकान बनाया और वहीं रहने लग गए। और वो इंडिपेंडेंट से पहले एमएलए बने और इंडिपेंडेंट के बाद फिर एमएलसी बने और वो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी पंजाब के भी रहे। उनकी डेथ के बाद हमारे पिताजी 1967 में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, फिर 68 में बने, फिर 72 में बने और बंसीलाल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे वो कैबिनेट के। उनकी हार्ट अटैक से 56 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। कोटपूतली में एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ मृत्यु हो गई। जब मेरी उम्र 21 साल थी
तो हमने कहा, लोगों ने कहा कि यार घर खराब हो जाएगा राजनीतिक तौर पे, तो उन्होंने कहा चुनाव लड़। मैंने कहा कानूनी रूप से 25 साल का आदमी चुनाव लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। तो लोगों ने कहा अपनी माँ को लड़ा लो। तो मैंने कहा ना, माँ नहीं लड़ेंगे, हमारी माँ तो घरेलू औरत है, तो वो चुनाव फेस लो जनता को नहीं कर पाएगी। तो हमारे पिताजी हर 3 भाई थे, बड़े पिताजी थे, बीच में एक चाचा विजयवीर सिंह थे और छोटे राज बहादुर सिंह थे। तो छोटे वाले चाचा, बीच वाले चाचा ने शादी नहीं की थी और वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। तो हमने उनको तैयार किया कि भाई चाचा आप चुनाव लड़ लो, घर खराब हो जाएगा, राजनीति खराब हो जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से उनको हमने मनाया और फिर लोगों ने उनको सोना विधानसभा क्षेत्र से MLA बनाया। 87 में फिर मेरी उम्र होगी तो मैं चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे चुनाव में लड़ाया। तब आप महज 26 साल के? 26 साल की उम्र में मेरे को MLA बनने का लोगों ने सौभाग्य दिया। MLA ही नहीं बने थे आप? मैं मंत्री भी बना। मैं 4 बार MLA बना हूँ, चारों बार मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मंत्री बना हूँ। जी, ये जो चारों बार आप मंत्री बने, इस पर तो हम आएंगे ही। अभी आप बता रहे थे कि आपके दादाजी, आपके पिताजी आज़ादी से पहले भी MLA रहे, तो उस वक्त जो चुनाव होता था वो किस तरीके से होता था? मैंने देखा नहीं, क्यों मेरा जन्म तो 1961 में हुआ, लेकिन मैं सुनता हूँ बड़े बूढ़े उस टाइम बताया करते बुजुर्ग कि भाई उस टाइम आम आदमियों की वोट नहीं होती थी। गांव में जो बिस्वेदार होते थे या जो टैक्स देते थे या लगान देते थे, शायद उनकी वोट होती थी। तो 1-2 गांव में, किसी के गांव वोट ही नहीं होती थी, किसी गांव में 2-3 वोट होती थी। जैसे जागीरदार या बड़े आदमी होते थे उनकी वोट होती थी और इस हिसाब से चुनाव होता था। 1952 में पहला चुनाव हुआ, तब से ये प्रक्रिया हुई कि हर आदमी चुनाव में वोट डालता है। अभी आप 4 बार बने हैं, चारों बार भारतीय जनता पार्टी से ही आप चुनाव लड़ते रहे? नहीं, मैं सबसे पहले तो 1987 में लोक दल से चौधरी देवीलाल की पार्टी से चुनाव लड़ा और बना। उसके बाद 1996 में बंसीलाल जी की हरियाणा विकास पार्टी से, उससे बना मैं सोना विधानसभा से। पहले मैं सबसे पहले जाटसाना विधानसभा जो रेवाड़ी जिले का हिस्सा थी वहाँ से बना, और अब 2 बार मैं बादशाहपुर विधानसभा जो गुड़गांव का आउटर गुड़गांव सारा है उससे विधानसभा से। तो मतलब आप पहली बार चौधरी देवीलाल के साथ मंत्री रहे, फिर आप बंसीलाल जी के साथ मंत्री रहे, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ, हाँ। और अब आप नायब सिंह सैनी साहब के साथ। हाँ, मैं देवीलाल जी के साथ रहा, ओम प्रकाश चौटाला के भी साथ रहूँ, बनारसी दास गुप्ता जी के साथ, मास्टर हुकम सिंह के साथ। मैंने 7 चीफ मिनिस्टरों की कैबिनेट में काम किया है। तो अभी जो 7 चीफ मिनिस्टर हैं, अगर हम उन्हीं की बात करें तो किसकी जो कार्यशैली है, सभी के अपने अलग अलग अंदाज होते हैं, हाँ। तो किससे ज़्यादा प्रभावित रहे आप? देखो, सभी चीफ मिनिस्टर अपने समय में अच्छा काम करने की कोशिश करते। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ जिसने काम करने की कोशिश नहीं की। हालात अनुसार कोई कम काम पर कर पाता है, कोई ज़्यादा कर पाता है। मनोहर लाल जी ने भी अच्छे काम किए। उन्होंने एक नया हरियाणा बनाने की कोशिश करी और सारा डिजिटलाइजेशन किया उन्होंने, सब कुछ कंप्यूटर पर लिया है वो, और उससे MLA को और मैं मानता हूँ मंत्रियों को बहुत सुविधा मिली है। बंसीलाल जी को हरियाणा का निर्माता कहा जाता था कि बंसीलाल जी जब हरियाणा प्रदेश बना 67 में, तो वो 68 से और 75 तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद 75 में वो डिफेंस मिनिस्टर चले गए। जब इमरजेंसी लगी तो डिफेंस मिनिस्टर रहे 77 तक। उन्होंने भी अपने समय में इस हरियाणा में बिजली, पानी, सड़क गांव-गांव पहुंचाने का जो काम किया वो चौधरी बंसीलाल जी ने किया। देवीलाल जी ने भी अपने समय 1987 में जब हम MLA मंत्री बने तो सबसे पहली कलम से उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन लागू की, जो आज भी जारी है, और आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर सबको हक दिया कि भाई पेंशन मिले, और वो आज शायद 3000 रुपये हो गई महीने की। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हरियाणा के आम लोगों। उदाहरण भी बना, ये उदाहरण भी बना, और आज भी इसको बड़े बुजुर्ग जो जिंदा हो कहते देवीलाल की पेंशन, ये बहुत बड़ी बात है। और अब नायब सैनी जी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर आदमी के लिए अवेलेबल है। सभी मुख्यमंत्री बहुत मिलने की कोशिश करते, लेकिन उनसे ज़्यादा मिलता। रात को आप जाओगे तब भी कबीर कुटीर के आपको दरवाजे खुले मिलेंगे। रात को 11-12 बजे भी सोएगा तो पूछेगा कोई मिलने वाला तो नहीं है। ये एक अलग शख्सियत है। उनका जो मिलने का अंदाज है वो भी ऐसा है कि सामने वाले चेहरे पे आप शिकन नहीं देखोगे, मोहित कर देते हैं। जिस तरीके से मिलते हैं वो बड़े नरम और मिलने और कोशिश करते हैं कि हर गरीब आदमी की सुनवाई। अमीर तो हर आदमी सुन लेता है, लेकिन आम आदमी जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर पाता उसकी नायब सैनी बहुत सुनवाई करते हैं, और आम आदमी आज के दिन बहुत खुश है नायब सैनी से।
मनोहर लाल खट्टर साहब का आप जिक्र कर रहे थे जी। 2014 में आप उनके साथ रहे और हम देखते थे कि खट्टर साहब को लेकर आप ही के कुछ साथी उस वक्त उनका आप कहें कि दबे लहजे में विरोध करते थे, लेकिन आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे। तो 2019 में जब चुनाव आए तो आपकी टिकट कैसे कट गई? कई बार राजनीतिक कारण हो जाते हैं। अब मैं ये कहूँ ये उसने कर दिया, उसने, देखो राजनीति में कुछ विरोधी भी होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं, तो कई बार राजनीतिक गोटियाँ फिट हो जाती हैं, तो इस वजह से पार्टी ने टिकट काट दी। तो मनोहर लाल जी की नहीं चल पाई, उसमें टिकट कट गई। तो अकेले मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने वाले, या मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री नहीं होता है, उस संगठन में और बहुत से लोग होते हैं जो पार्टी तय करती है। फिर पार्टी ने तय किया कि भाई इसको टिकट नहीं देनी, तो मेरे और विपुल भाई दोनों की हमारी टिकट कटी और हम 2 ही मिनिस्टर थे जिनको ड्रॉप किया गया। तो अभी आप बादशाहपुर से लड़ते हैं, वहाँ से आप जीत कर आए हैं। आपको कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राव नरबीर जो हैं ये गुरुग्राम के बेताज बादशाह हैं। मैं आपको मक्खनबाजी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साम दाम दंड भेद सब कुछ आप जानते हैं। और इस बार तो आपने खुलेआम मीडिया में आकर हम कहें कि पार्टी को ये धमकी दे दी थी कि अगर मुझे भाजपा से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस वाले देने को तैयार बैठे हैं। आपका नाम भी कांग्रेस वालों ने कहा कि अगर वो हमारे पास आएंगे तो दे देंगे, लेकिन फिर आप अमित शाह से मिले और आपकी टिकट पक्की हो जो गई। उम्मीदवार जीतने वाला होता है, मुझे याद है जब पहले चुनाव हुआ तो पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाती थी। अब सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले कई सर्वे करवाते हैं और उस सर्वे में जो प्रत्याशी उनको अच्छा लगता है उसको कोशिश करते हैं लेने की। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2011 में शामिल हुआ, पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मुझे टिकट मिली, मैं एमएलए बना, मंत्री बना और 2019 में टिकट काट दी। और जब 2024 का चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि भाई नरवीर सिंह को हम एमएलए बनाएंगे। मैं हल्के में घूमा। 16 दिसंबर 2023 को मैंने पहले प्रोग्राम किया और एक ऐसे गांव में किया जहां सभी बिरादरी के लोग और सभी धर्मों के लोग रहते हैं। धनकोट गांव है हमारा, तकरीबन 5000 वोट हैं और मेरी बिरादरी के तो 100-150 वोट हैं। तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि मुझे लगा कि भाई अब के बार लोगों ने मन बना लिया कि नरवीर सिंह को एमएलए बनाएंगे। तो सभी राजनीतिक दल के लोग आते हैं कि भाई आप हमारी टिकट ले लो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता था। मुझे पार्टी ने बुलाया और मुझे टिकट दी और आज मुझे मिनिस्टर बना रखा है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा रही इस टिकट के दौरान वो ये रही कि जो राव नरबीर हैं वो जाके अमित शाह जी से टिकट ले आए। इसमें कितनी सच्चाई है? जब उनसे मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? नहीं, टिकट तो पार्टी ने, ये ठीक है कि अमित शाह जी ने मुझे बुलाया कि भाई हम आपको टिकट दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगा, आप टिकट दे। मैं चुनाव लड़ने की मेरी अब कई इच्छा है। मैं पिछली बार मैं राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1952 से जब भी चुनाव प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हुई, मेरा परिवार तो 1936 से एमएलए है, लेकिन जब से 52 में प्रक्रिया शुरू हुई आज़ादी के बाद से, पहला चुनाव है जो 2019 में हमने नहीं लड़ा, वरना हर चुनाव हमने लड़ा। और हार जीत तो स्वाभाविक है, जनता जैसा चाहेगी वैसे हम हारे भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन चुनाव पहला छोड़ा। तो 2019 में अमित शाह जी ने बुलाया और मुझे कहा नहीं हम आपको टिकट दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने बताया कि जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे आपकी बिरादरी के बहुत कम लोग हैं, लेकिन नहीं, अब जहाँ चुनाव लड़ता हूँ, पहले जब पहला चुनाव मैं लड़ा जब भी अहिर बाहुल्य क्षेत्र था, अब भी अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मेरा हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 5,28,000 वोट है और एक ऐसी विधानसभा है जिसमें दुनिया के अमीर लोग रहते हैं। और क्योंकि गुड़गांवा बढ़ रहा है इसलिए जो मजदूर तबके के लोग हैं वो भी उस विधानसभा में रहते हैं। बहुत सारे तकरीबन सेक्टर गुड़गांवा के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 3 मास्टर प्लान 2021, 25 और 31 आया वो सारा बादशाहपुर में आया। तो बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं हैं और बढ़ते हुए लोग हैं। और मैं कैमरे के सामने कह सकता हूँ, कागज़ों में कुछ भी हो, पेपर्स पे गुड़गांव आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते होंगे। तो उनकी सबकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का दायित्व है। मैं वो कोशिश करता हूँ कि आम आदमी को, क्योंकि हमारी पार्टी का भी नारा है और मनोहर लाल जी का भी नारा था और नायब सैनी जी का भी कहना है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो बिल्कुल पिछली लाइन में खड़ा है, सरकार की सुविधा उस तक पहुँचे। तो जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता, मैं सुनवाई करने की कोशिश करता हूँ। राव हैं आप, और जितनी पार्टी के अंदर राजनीति होती है दूसरी पार्टी वालों से उससे कम खतरा होता है। तो आपको लेकर और राव इंद्रजीत
सिंह को लेकर ये माना जाता है कि आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन रहता है। अब उनकी जो बेटी हैं वो भी मंत्री बन गई हैं, तो आपस में कैसे आप लोगों के ताल्लुकात हैं, और ये जो कंपटीशन की बात कही जाती है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कंपटीशन देखो, हम दोनों एक ही राजनीतिक दल में हैं, दोनों हम, उनकी बेटी और मैं दोनों हरियाणा कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। राव इंद्रजीत सिंह हमारे मेंबर पार्लियामेंट है और देश में मंत्री हैं। कई बार आपसी उसमें हमारी राजनीतिक तौर पे प्रतिद्वंदता हो जाती है। सभी राजनीतिक दलों में स्वाभाविक है ये कि भाई छोटी छोटी बातों पर, कभी किसी की अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर या कोई राजनीतिक कोई ताकत किसी को देनी, तो हमारे आपस में बातें पार्टी लेवल पे होती हैं। मैं ये कहूँगा कि नहीं होती। तो ये स्वाभाविक है कि राजनीति में अपने वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को भी खुश करना पड़ता है। वो अपने को खुश करते, मैं अपने को, लेकिन जहाँ पार्टी का सवाल आता है मैं पार्टी की पूरी बात को मानता हूँ और जो पार्टी आखिरी में जो निर्देश देती है उसकी पालना करता हूँ। तकरीबन कहते हैं कि 12 सीट्स ऐसी हैं दक्षिण हरियाणा में जो हरियाणा की मौजूदा जो भी सरकार रहती है उसको बनाने में, उसको डिगाने में, बदलने में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसी खबरें भी आती रहीं कि बार बार मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ आपकी पार्टी में नहीं दूसरी पार्टी से भी ऐसी खबर आती रही थी। तो इस चीज़ को लेकर आप कितना सहमत हैं कि जो दक्षिण हरियाणा है वो बार बार राजनीति में हलचल पैदा करता है? हलचल की तो मैं नहीं कहता, लेकिन 2014 से 2024 तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा का हुआ चाहे वो विधानसभा का हुए, भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत में बहुमत दिया। अब भी 11 में से 10 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, पिछली बार भी 9-10 एमएलए थे और पहली बार तो हम 14 में सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं ये कहूँ कि भाई एक ऐसा इलाका है जो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि हमारा ये राजनीतिक तौर पे गढ़ है और दक्षिण हरियाणा ने बहुत भारी साथ दिया है। गुरुग्राम, जैसा कि आपने बताया, जो आपकी कंस्टिट्यूंसी है बादशाहपुर, उसमें यूँ कहिए कि हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश के जो सबसे अमीर लोग हैं वो रहते हैं। जी। गुरुग्राम से जो खबरें सुर्खियां बनाती हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के वहाँ पे फ्लैट बिकते हैं। बावजूद इसके जब ये बारिशों का मौसम आता है तो सड़कें जो हैं वो आपकी नदी में तब्दील हो जाती हैं। उस वक्त कार काम नहीं आती, बल्कि दिल करता है कि हमारे पास नाव होनी चाहिए, और ये हर साल होता है। देखो 2016 में एक बार जल भरा हुआ था जब 126 mm बारिश 1 घंटे में पड़ी थी। उस समय हीरो होंडा चौक पे जाम लगा। आज हीरो होंडा चौक पे जाम नहीं लगता, हमने उसका किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुकेश जी कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं मेरी नॉलेज में कि जहाँ 50 mm से ज़्यादा बारिश 1 घंटे में पड़े वहाँ जल भराव ना हो। जल भराव एक समस्या है, जल निकासी एक समाधान है, और जल निकासी 1-1.5 घंटे में सब जगह हो जाती है। गुड़गांव में 2 बार बहुत जल भरा हुआ। एक बार 103 mm बारिश 1 घंटे में पड़ी और बाद में रात को 30 mm बारिश पड़ी, टोटल 133 mm बारिश पड़ी। दोबारा जल भरा हुआ तो 119 mm बारिश पड़ी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, एकदम जल भराव होगा ही होगा ही, उसकी निकासी कहीं भी इस देश में नहीं है। ऐसा यदि आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती है, 50 mm तक बारिश होती है 5-7 घंटों में, तो निकासी है। हमने अब के बहुत प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास किए, मैंने भी दौरे किए, हमारे एमपी ने भी दौरे किए और प्रशासन को भी खूब हिदायत दी कि भाई इसको समाधान करो। 150 के आसपास ऐसे चिन्हित पॉइंट किए गए जहां जल भराव गुड़गांव में होता है। ड्रेनेज भरी पड़ी थी मलबे से, वो सफाई करवाई। मैं कह सकता हूं आज के दिन कि 2026 में जल भराव शायद ना हो। बहुत कोशिश हम कर रहे हैं। एक ड्रेन हमारी बन रही है, वो भी बन के तैयार हो जाएगी 6 महीने में। तो 2026 में गुड़गांव में भगवान ने चाहा तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं पड़ी तो जल भराव नहीं होगा। अब जो गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव होता था और पहचान के तौर पर आप कहें कि शीतला माता का मंदिर होता था। एक आध जो गाड़ियां हैं हरियाणा से आके, राजस्थान से आकर वहीं पे गुड़गांव में खड़ी हो जाती थी, जुड़ूला उतारते थे, चली जाती थी। आज जब उस गुरुग्राम से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि सिंगापुर से जा रहे हैं या न्यूयॉर्क से जा रहे हैं। उसके बावजूद ये वाली जो चीज़ें हैं ये छवि को नुकसान पहुंचा जाती हैं। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला शहर गुरुग्राम है। तो दौरों और आश्वासन से हटकर क्या वाकई ज़मीन पर कुछ काम हो रहा है? नहीं, ये तो मैं तो विधायक हूँ, मंत्री हूँ, इसलिए मैं तो कहूँगा, लेकिन आम आदमी ये मानेगा गुड़गांव का कि नायब सैनी जी की सरकार बनने के बाद गुड़गांव में हलचल हुई है और काम शुरू हुआ है।
हमारे प्रदेश के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर साहब गुड़गांव गए हैं, 3 दिन तक वो वहीं रहेंगे। जो गुड़गांव में विकास के काम रुके हुए हैं, जो सीएम तक यहाँ फाइल आती हैं कि भाई हफ्ता 10 दिन महीना भी लग जाता है, उनको सबको क्लियर करेंगे। सारे अधिकारियों को 3 दिन तक बैठक ले रहे हैं। सड़कों की रिपेयर है वो हम सितंबर में शुरू करते हैं, बरसात के मौसम में कोई भी सरकार नहीं करती है। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 15 सितंबर के बाद तकरीबन सड़कों पे काम शुरू हो जाएगा, 2 महीने में सारा खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी सड़कें। अभी आपके पास जो विभाग हैं आपकी पसंद के हैं, कौन कौन से विभाग? नहीं, पसंद के नहीं है, जो पार्टी फैसला करती है वो विभाग दिए जाते हैं। और विभाग कोई हो साहब मुकेश जी, उसमें काम करने से विभाग छोटा बड़ा बनता है। मेरे पास फॉरेस्ट पहले भी रहा, वो अब के भी मिला है। हाँ, नया डिपार्टमेंट, एक उद्योग डिपार्टमेंट नया मिला है। और सही बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उद्योग मंत्रालय मिलेगा, लेकिन पार्टी ने दिया, सरकार ने सोच के दिया, चीफ मिनिस्टर ने, तो मैं उसमें काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं एक बात मानता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक लोग सोचा करते कि हिंदुस्तान में लोग 80% लोग गाँव में रहते हैं, गाँव का देश है ये, और किसान पर आधारित देश है। आहिस्ता आहिस्ता इन 70-75 सालों में देश बदला है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अकेले किसान की तरक्की से, किसान की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन अकेले किसान की तरक्की से देश विकसित भारत नहीं बन सकता। अब हमारा किसान इतनी पैदावार करता है, पहले हम बाहर से खाने के लिए मंगाते थे गेहूँ वगैरह। मुझे याद है मैं छोटा था तो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ आते थे। आज हम खाने का सामान बाहर एक्सपोर्ट करते, इंपोर्ट कहीं से हम नहीं करते, ना मात्र को तेल ताल कुछ करते हैं। लेकिन जब उद्योग पनपेंगे तो 100 साल भारत के होने के बाद 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हमें कहा है कि विकसित भारत बने, तो वो सपना उद्योगों के जरिए पूरा होगा। जब उद्योग पनपेंगे तो देश भी पनपेगा। और मैं आज मानता हूँ कि दुनिया में बड़ी ताकत अमेरिका है। यूएस की ताकत इसलिए है कि वो इंडस्ट्री में आगे हैं, वो हथियार बनाते हैं, सारे देशों में वो हथियार सप्लाई करते हैं और आज दुनिया पे राज करते हैं। जब हमारे उद्योग पनपेंगे तो हम ये मानते हैं कि हमारे हथियार भी अच्छे बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, मेक इन इंडिया होगी, और भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। और आज हमारी इकोनॉमी 4थे स्थान पर है। बहुत जल्दी, साल भर या 1.5 साल में दुनिया की 3री इकोनॉमी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और भारत हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते पर है। जी, अभी आपने बताया जैसे फॉरेस्ट, पर्यावरण, ये विभाग आपके पास है, तो एक सबसे बड़ा जो आपके सपने के तौर पे देखा जा रहा है, या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने देखा था, एक सफारी को लेकर आप लगातार आजकल काम कर रहे हैं। अभी आप रिलायंस के वहाँ भी गए थे, बनतारा, उधर भी आप देख कर आए, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, और आप जो सफारी बना रहे हैं उस कंसेप्ट को यहाँ पे कितना की लागू किया जा सकता है, और इसके लिए कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने पास क्या वो पैसा है? हमने सफारी अकेले वनतारा नहीं देखी, विदेशों में भी देखी, हिंदुस्तान में भी कई जगह देखी, और कैसी एक सफारी बने ये रचना करने के लिए हम गए। तो मैं एक बार पहले देख के आया, उसके बाद फिर मैंने माननीय मनोहर लाल जी से जिक्र किया, नायब सैनी जी से जिक्र किया कि एक बार हम जामनगर चलते हैं और वनतारा देख के आते कि हमारी सफारी का मॉडल क्या होना चाहिए, सफारी एक्चुअल में कैसी है। फिर आप तीनों गए भी वहाँ पे? हम तीनों गए, हम 2 दिन वहाँ लगा के आए। और मैं ये कह सकता हूँ जितनी मैंने सफारी आज तक देखी है विदेश में और देश में, उससे अच्छी सफारी साहब नहीं है। वो 3,500 एकड़ में सफारी है, और 1.5 लाख पशु पक्षी वहाँ हैं। और मेरा तो नज़रिया ही अंबानी जी के प्रति बदल गया कि वो निःशुल्क किसी को देखने के लिए अपने शौकिया, जो उनके बेटे छोटे वाले अनंत अंबानी जी, उन्होंने वो कोरोना के समय में रेस्क्यू सेंटर बनाया, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। मैं ये कहूँ कि हमारी वो सुविधाएं यहाँ शायद मेडिसिटी गुड़गांव में आदमियों के लिए ना हो जो उन्होंने पशु पक्षियों के लिए वहाँ जामनगर में दी है। उनका मैस हमारे घर के मैस से अच्छा है, उनकी खाना खुराक इतने अच्छे हैं कि उनके देसी घी के लड्डू जो हाथियों खिलाते मैं भी खा के आया, नायब सैनी जी ने भी खाया, मनोहर लाल जी ने भी खाया। मतलब वो फ्रूट आते हैं घर में शायद हमारे ना, तो मतलब इतनी सेवा वो करते हैं। तो मैंने कहा कि सरकारी तौर पे ना तो उतने फंड उपलब्ध हो पाएंगे,
और ना वो सेवा हो पाएगी। और ये बेजुबान है। दुनिया में दो बड़ी सेवा मानी गई है, एक माँ बाप की और दूसरी बेजुबानों की। तो ये पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, सब इनकी सेवा नहीं होगी तो ये कोसेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एनजीओ, कोई नई कंपनी, कोई ऐसी आए जो इनकी सेवा कर सके। सरकारी तौर पर हम देखते हैं उतना काम नहीं कर पाते जितना कि लोगों को उम्मीद होती है, पशु पक्षियों को भी जो उम्मीद होगी। वनतारा में 3,500 कर्मचारी काम करते हैं। मैंने वहाँ देखा, हाथी को आहिस्ता से हिलाते हैं ना वो डंडे से, तो वहीं पाँव रखता है, वो इतना सिखाते। वो एक हाथी पे 2-2 महावत हैं। हर पशु पक्षी के ऊपर आदमी उन्हें ऐसे कोशिश कर रखी है कि बनाने की, और सुविधाएं बहुत दे रखी हैं। तो उनसे मैंने कोशिश करी है कि वो DPR बना दे हमारी, कम से कम, कि हमें कहाँ कहाँ क्या बनाना है। उम्मीद है वो बना देंगे और जल्दी निकट भविष्य में ये सफारी का प्रारूप क्या होगा इस सरकारी लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और हरियाणा लेवल पे तय होगा। और मैं मानता हूँ 15 सितंबर से पहले हम इसका प्रारूप तैयार कर देंगे। जी, आपने जो एरिया उसके लिए सोचा है कितना है? ये दुनिया का सबसे बड़ा इलाका 10,000 एकड़ में। अब तक जितनी सफारियाँ सरकारी तौर पे हैं वो 2,500 एकड़ में है। वनतारा 3,500 एकड़ में है। ये 10,000 एकड़ में है जो दुनिया की सबसे बड़ी सफारी बनने जा रही है। और कितने साल का प्रोजेक्ट होगा ये? साल तो शुरू में हम इसको 2,500 एकड़ को शुरू करेंगे। पहला फेज 2,500 एकड़ का, 2,500 एकड़ के 4 फेज में इसके निर्माण करेंगे। अब हम वापस राजनीति पे लौटते हैं, क्योंकि आप इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर आप क्या कंपनीज को, विदेशी कंपनियों को भारत में लाकर यहाँ पे उनसे निवेश करवाना चाहते हैं जी, या जो आपके देश के उद्योगपति हैं उनको सब्सिडी वगैरह देके उनको विकसित करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम एक इंडस्ट्रियल समिट भी करेंगे 2026 में, और उससे पहले विदेश और देश के उद्योगपतियों को आमंत्रण भी करेंगे कि आप लोग आइए, हरियाणा में हम आपको इंडस्ट्री लगाने की परमिशन देते हैं। दिक्कत एक है मुकेश जी कि हरियाणा दिल्ली के बहुत नज़दीक है और यहाँ ज़मीनें महंगी हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ एक ही दिक्कत आती है हरियाणा आने में कि हमें यहाँ ज़मीन सस्ती नहीं मिलती। वो मनोहर लाल जी ने, अब अलॉटमेंट तो होती नहीं, अब तो ऑक्शन होती है। तो ऑक्शन में कौन बिड कर दे, कितनी कर दे, ये उसके ऊपर निर्भर। हम किसी को यूँ बुला के नहीं दे सकते कि आपको ज़मीन देते, ज़मीन महंगी है, क्योंकि हम ज़मींदार का को भी नुकसान नहीं करना चाहते। एक दिक्कत आती है, वरना हर इंडस्ट्रियलिस्ट गुड़गांव में, हरियाणा में आना चाहता है, लेकिन ज़मीन महंगी वजह के थोड़ा सा हिचकता है। लेकिन हम एक नई पॉलिसी ला रहे हैं। अभी जो कोशिश है कि 1 नवंबर से पहले या 1 नवंबर को जब हरियाणा डे है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। लोगों को इंडस्ट्री में बहुत सहूलियत दी जाएंगी, और फिर मेरा ये आकलन है कि बहुत लोग इस इंडस्ट्री में यहाँ अपने उद्योग लगाने की, छोटे बड़े वाले सब आएंगे। जी, नोएडा से आगे आप जानते हैं बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर। तो ऐसा भी देखने आया है पिछले कुछ सालों में कि जो इंडस्ट्री है गुरुग्राम से निकलकर वो यूपी की तरफ जा रही है। लेकिन दूसरे शब्दों में ये भी सुनने को आ रहा है कि जेवर के आने से ना केवल उत्तर प्रदेश को फ़ायदा होगा, बल्कि आपके 2 शहर फरीदाबाद और गुरुग्राम, पलवल, इनको भी फ़ायदा होगा। इनको कैसे फ़ायदा होगा? हमने अभी 6 क्लस्टर IMT के घोषित किए हैं कि ई भूमि में जो लोग ज़मीन देना चाहते हैं उनके गांव भी हमने चिन्हित किए हैं। एडवर्टाइजमेंट भी की है कि आप अपनी ज़मीन के रेट बताओ कि सरकार आपकी ज़मीन किस भाव में ले। तो वहाँ भी तकरीबन 12-15 हज़ार हमने पलवल और फरीदाबाद में कहा है। मुझे उम्मीद है उस पर लोग आएंगे। एक बड़ा क्लस्टर हम इंडस्ट्री का वहाँ बना पाएंगे कि वो जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक है, पलवल और फरीदाबाद के लगता हुआ एरिया है, और लोग आएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप वहाँ आएंगी तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, और उद्योगपति भी आएंगे और लोगों को उत्साह है। और एयरपोर्ट जो बन रहा है जेवर में, वो मेरी ख्याल से दुनिया के बड़े एयरपोर्टों में से एक है। कार्गो का सुविधा बहुत मिलेगी, और हमारी यहाँ से बॉम्बे फ्रेट कॉरिडोर भी निकल रहा है, बॉम्बे एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है, और यहाँ से कनेक्टिविटी फरीदाबाद दुनिया की, मतलब हिंदुस्तान के किसी इलाके की भी आपने जाना हो तो एक्सप्रेस वे तो बहुत एक्सप्रेस वे बन गए। इन 10 सालों में इतने एक्सप्रेस वे बने कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आप जाना चाहें तो सुगमता से और आसानीता आप पहुँच सकते हैं। जी, जो लोग इस वक्त हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे उद्योग मंत्री के तौर पर या पर्यावरण मंत्री के तौर पर, क्योंकि हरियाणा हमेशा से एक उदाहरण पेश करता रहा? देखो, पर्यावरण मंत्री के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में हमारा NCR सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा है, और AQI बारिश के दिनों में छोड़ के 200 से 400 रहती है।
और हमारे सरकारी तौर पर हरियाणा में पॉलीथीन 2013 से बनना, सिंगल यूज प्लास्टिक बनना और बिकना बैन है, लेकिन फिर भी अमूमन हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन का बैग मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर नागरिक को ये कहना चाहता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल आप बंद करें। सबसे ज़्यादा पर्यावरण ये पॉलीथीन का बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक करते हैं। इनको गढ़ने में 400 साल लग जाते हैं साहब। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, अकेले सरकार या कोई एक NGO या मंत्रालय नहीं कर सकता। आम आदमी की भागीदारी होगी। आम आदमी ये सोचेगा कि मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या छोड़ के जा रहा हूँ, कैसा प्रदूषित इलाका छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा पर्यावरण ठीक हो तो इस दिशा में आम आदमी कोशिश करेगा, तब हमारा प्रदूषण ठीक होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं वन मंत्री भी हूँ। मोदी जी ने नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम। अब बरसात के दिन है, हम मानते हैं कि हमारे हरियाणा में अगस्त तक, कभी कभी 10 सितंबर तक बारिश होती है। ये मौसम है पेड़ लगाने का। जो भी संभव हो सके, जो सक्षम है, वो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए। और माँ के नाम लगा चुका है, यदि सक्षम है तो और ज़्यादा पेड़ लगाए, ताकि आने वाले समय में हरियाणा हरा भरा हो सके। और पेड़ लगाए नहीं, उस पेड़ का बच्चों की तरह 5 साल तक पालन पोषण करे। एक गांव है, शायद गुजरात में है, वहाँ कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो लगन हो, सगाई हो, ब्याह हो, कोई पैदा हो जाए, कोई मर जाए, तो उसके नाम पर सब पेड़ लगाते हैं। वो मेरे ख्याल से अभी आया है कि हिंदुस्तान में सबसे ग्रीन गांव है, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं, लेकिन यदि हरियाणा में भी हर लोग ये मन बना ले कि मेरा गांव सबसे स्वच्छ गांव, मेरा गांव सबसे हरा भरा गांव, तो मैं मानता हूं जब आम आदमी की सहभागिता हो जाएगी तो हमारा हरियाणा भी हम 5 साल बाद कह सकेंगे कि मेरा हरियाणा सबसे हरी। एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है, हम प्लास्टिक को रोकने की बात करते हैं, लेकिन ठीक है कि जिसमें सब्जी भाजी लेके जाते हैं या रोज़मर्रा की, उसको हम हमेशा बोलते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। कई बार बंद कर भी देती हैं सरकारें, लेकिन कुछ पैकेट्स आते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं, या पानी की बोतल आ रही है, या जो शीत पेयजल है इनकी बोतल्स आ रही हैं, इनको रोकना तो सरकार के लिए बैन है सरकार के तौर पर। हम इसमें, मैंने अभी कहा है महकमे को कि हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा में गुड़गांव ज़िले को लेते हैं, 3 महीने में गुड़गांव का पॉलीथीन फ्री करते हैं। और 1.5 महीना शायद इस बात को हो भी गया, लेकिन जितना काम करना चाहिए था उतना भी काम नहीं हुआ। अब प्यार से बहुत समझा रहे हैं, फिर थोड़े चालान भी करेंगे, लेकिन जब तक लोगों की जनभागिता नहीं होगी ना इसमें, तब तक मैं कहता हूँ कोई सरकार उस काम को नहीं कर सकती। मैं उस सरकार में मंत्री रहा हूँ जिसमें शराबबंदी लागू की गई थी, चौधरी बंसीलाल जी ने 1996 में, लेकिन थोड़े समय के बाद शराब खुल गई। और खोलनी इसलिए पड़ी कि आम लोगों तक सरकार 2 नंबर में आम आदमी शराब पहुंचाने लग गया। तो सरकार की भी मजबूरी होती है। तो मैं कहता हूं कि जब पॉलीथीन बैन है, तो जब तक आम आदमी नहीं सुधरेगा और आम आदमी की सहभागिता नहीं होगी, तब तक पॉलीथीन ख़त्म नहीं होगा। तो आम आदमी सोचे, एक ज़माना था साहब, लोग पगड़ी में और साफ़ी में बांध के सामान अपने घर का और गांव में चले जाते थे। आज कोई साफ़ी और पगड़ी में नहीं बांधता, क्योंकि शर्म आती है। अच्छे अच्छे पॉलीथीन के बैग चल गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को उनमें नाम होता, वो उनमें लेके जाते हैं। तो जब तक हम जागरूक ना होंगे, और मैंने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप जूट के बैग, आप कपड़े के बैग छपवाओ, जितनी इनकी कॉस्ट आती है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनसे कहो कि वो जूट के बैग बनाएं, कागज़ कपड़े के बनाएं, कागज़ के बनाएं, और जितनी जो कीमत पड़ती है उसकी आधी कीमत इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट देगा, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले रहे। जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है या कोई NGO है, वे आगे आएँ और भाई इसमें हमारा सहयोग करें। नेटवर्क 18 के साथ आप जुड़े, चक्रव्यूह में हमारे सभी सवालात का आपने जवाब दिया, और आपके बारे में कहा भी जाता है आप जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं। तो लेकिन आज जितने भी सवालात हमने आपसे पूछे, अब आपने उनका सही सही जवाब दिया, या अपने अनुभव से, क्योंकि आप 26 साल की उम्र से मंत्री हैं, हमें घुमाया, इसका फैसला जनता करेगी। बहरहाल आप का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से मिलते रहिए और हमारे खट्टे मीठे सवालों के जवाब देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बुलाते रहेंगे तो मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। राव नरबीर सिंह जी, हर वो सवाल जो आपसे जुड़ा था, देश की जनता से जुड़ा था, हमने इनसे जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको जवाब मिले होंगे। बहरहाल चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप नेटवर्क 18 के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।